हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महादेव मैदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं कुछ ही दिनों से एक बहुत बढ़िया किताब आपको दिखा रहा हूँ। एटॉमिक हैबिट इस किताब का रीडिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, किताब रीड करने के पहले मैं आज ही के दिन का मतलब 23 दिसंबर का इतिहास बताना चाहता हूँ। तो 23 दिसंबर 1902 मतलब 1902 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म हुआ था। और दूसरा, आज के दिन का इतिहास मतलब हम आज का दिन किसान दिन भी मनाते हैं। तो ये आज के दिन का इतिहास हो गया। और मैं आज के दिन का थॉट भी आपको बताऊंगा। तो विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद फिर भी एक बार और प्रयास करता है। वो ये है आज का थॉट। तो दोस्तों, हम खास तौर पर 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो वो 3 समूह कौन कौन से हैं? पहला है गरीबी समूह, दूसरा है बहुसंख्यक समूह और तीसरा है शक्ति संपूर्ण समूह। हर समूह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का लाभ लेने और हमारी आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का अवसर देता है। तो पहला जो करीबी समूह है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो करीबी समूह का अनुकरण करना और हमारे लिए अच्छी आदत लगाना एक बेहतरीन तरीका है। निकटता का हमारे व्यवहार पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह भौतिक परिवेश के बारे में भी सच है, जिस पर हम अध्याय 6 में चर्चा कर चुके हैं। और यह सामाजिक परिवेश के बारे में भी सच है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतें सीख लेते हैं। हमारे माता पिता जिस तरह बहस करते हैं, हमारे समकक्ष जिस तरह एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चलाते हैं, हमारे सहकर्मियों को जिस तरह परिणाम मिलता है, हम इन सब की नकल करते हैं। जब आपके दोस्त नशा करते हैं तो आप भी इसे आजमा कर देखते हैं। जब सोने से पहले आपकी पत्नी की यह जांच करने की आदत होती है कि दरवाजे का ताला लगा है या नहीं, तो आप भी यह आदत सीख सकते हैं। मैंने पाया है कि मैं अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करता हूँ, हालांकि मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। बातचीत के दौरान मैं अपने आप सामने आने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाव की नकल करने लगता हूँ। कॉलेज में मैं अपने रूममेट के लहजे में बोलना लगा था। दूसरे देशों की यात्रा के दौरान मैं अचेतन रूप से स्थानीय लहजे की नकल करने लगता हूँ, हालांकि मैंने ऐसा नहीं करने का चेतन संकल्प लिया था। सामान्य नियम यह है कि हम किसी के जितने ज़्यादा करीब होते हैं, हमारे द्वारा उसकी कुछ आदतों की नकल ही उतनी ज़्यादा संभावना होती है। एक महत्वपूर्ण अध्याय में 32 वर्षों तक मतलब 32 वर्षों तक 12,000 लोगों की निगरानी की गई। इसका निष्कर्ष यह था, मित्र के मोटे होने पर किसी व्यक्ति के मोटे होने की संभावना 57 मतलब 57% तक बढ़ गई। यह विपरीत दिशा में काम करता है। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि यदि एक प्रेमी का वजन कम हो जाता है तो 1/3 मामलों में प्रेमिका का वजन भी कम हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हमारे मित्र और परिवार वाले हम पर एक तरह का अदृश्य दबाव डालते, जो हमें उनकी दिशा में खींचता है। जाहिर है, समकक्षों का दबाव सिर्फ तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभाव से घिरे हो। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो MIT में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तो वे रोबोटिक्स की कक्षा में भी जाते थे। उस कक्षा में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थियों में से चार बाद में अंतरिक्ष यात्री बने। अगर आपका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री बनना था तो उस कमरे में वह सर्वश्रेष्ठ संस्कृति थी
जिसकी आप उम्मीद कर सकते थे। इसी तरह एक अध्याय में यह पाया गया कि 11-12 साल की उम्र में आपके सबसे अच्छे मित्र का IQ जितना ज़्यादा होता है, 15 वर्ष की उम्र में आपका IQ भी उतना ही ज़्यादा ऊंचा होगा, भले ही आपकी बुद्धि का नैसर्गिक स्तर कुछ भी हो। इसका कारण यह है कि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और आदतों को सीखते हैं। बेहतर आदतें बनाने के लिए आप एक बहुत प्रभावी चीज़ यह कर सकते हैं कि किसी ऐसी संस्कृति में रहने लगे जहां आपके मनचाहे व्यवहार को सामान्य व्यवहार माना जाता हो। नई आदतें हासिल करना तब संभव दिखता है जब आप दूसरों की उन्हें हर दिन करते देखते हैं। जब आप दूसरों को उन्हें हर दिन करते देखते हैं। यदि आपके आसपास फिट लोग रहते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप व्यायाम को आम आदत मान लेंगे। यदि आपके पास संगीत प्रेमी रहते हो तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप हर दिन संगीत बजाने को तार्किक मानेंगे। आपकी संस्कृति दरअसल आपकी अपेक्षा तय कर देती है कि सामान्य क्या है। खुद को ऐसी आदत वाले लोगों से घेर ले जिन्हें आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि आप मिलकर तरक्की करेंगे। अपनी आदतों को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए आप इस रणनीति के एक कदम को आगे ले जा सकते हैं। किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाए जहां आपका मनचाहा व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। और दूसरा पॉइंट, आप में तथा समूह में कोई समान चीज़ हो। न्यूयॉर्क सिटी के उद्यमी स्टीव कैब एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम नर्ड फिटनेस है। यह कंपनी एकांत प्रिय लोगों, मिसफिट और दूसरों से भिन्न लोगों को वजन कम करने, शक्तिशाली बनाने तथा स्वस्थ रहने में मदद करती है। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम प्रेमी, फिल्मों के दीवाने और अन्य लोग होते हैं जो फिट होना चाहते हैं। कई लोग जब पहली बार जिम जाते हैं या अपनी डाइट बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब महसूस होता है। लेकिन अगर आप में और समूह के सदस्यों में कोई समानता पहले से मौजूद है, जैसे आप सभी स्टार वार्स से प्रेम करते हैं, तो परिवर्तन ज़्यादा आकर्षक बन जाता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग पहले ही वह करते हैं। प्रेरणा को कायम रखने के लिए कुनबे का हिस्सा बनने से बेहतर कुछ नहीं है। यह व्यक्तिगत यात्रा को साझी यात्रा में बदल देता है। पहले आप अकेले अपने दम पर थे, आपकी पहचान एकाकी थी। आप एक पाठक हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। जब आप बुक क्लब या बैंड या साइकिलिंग के समूह से जुड़ जाते थे तो आपकी पहचान भी आपके आसपास के लोगों से जुड़ जाती है। विकास और परिवर्तन अब व्यक्तिगत नहीं रहते। हम पाठक हैं, हम संगीतकार हैं, हम साइकिल चलाने वाले हैं। साझी पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को ज़्यादा शक्ति देने लगती है। इसीलिए किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद किसी समूह का हिस्सा बने रहना आपकी आदतों को कायम रखने के लिए अनिवार्य होता है। मित्रता और समुदाय से एक नई पहचान बनती है जो व्यवहारों को लंबे समय तक चलाने में सहायक होती है। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे, बहुसंख्यक समूह की नकल करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एस ने कई प्रयोग किए जिनके बारे में अब स्नातकों को पढ़ाया जाता है। हर प्रयोग शुरू करने के लिए प्रतिभागी कुछ अजनबियों के साथ कमरे में आता है। उसे यह बात पता नहीं थी, लेकिन वे अजनबी दरअसल अभिनेता थे जिन्हें शोधकर्ताओं ने निश्चित प्रश्नों के निश्चित जवाब देने को कहा था। समूह को एक लाइन वाला एक कार्ड दिखाया जाता है, फिर उसे कई लाइनों वाला दूसरा कार्ड दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड का फिगर जो है किताब में दिया गया है।
हर व्यक्ति से कहा जाता है कि वह दूसरे कार्ड की ऐसी लाइन चुने जिसकी लंबाई पहले कार्ड की लाइन के बराबर हो। यह काफ़ी आसान काम था। उस प्रयोग में इस्तेमाल हुए 2 कार्डों का उदाहरण देखिए। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप बनाना। चित्र में बताया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आप किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। 2 कार्ड बताए, एक कार्ड में एक ही लाइन है, दूसरे कार्ड में 3 लाइनें हैं। चित्र 10 ये सोलोमन एक द्वारा प्रयुक्त 2 कार्ड्स के रेखा चित्र है जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने मशहूर सामाजिक अनुरूपता वाले प्रयोगों में किया है। पहले कार्ड बाएं की लाइन की लंबाई स्पष्ट रूप से लाइन सी के समान है, लेकिन जब अभिनेताओं के समूह में दावा किया है कि इन दोनों लाइनों की लंबाई में फर्क है तो प्रतिभागियों ने अक्सर अपना मन बदल लिया और अपनी खुद की आंखों पर भरोसा करने के बजाय वे भीड़ की राय के अनुरूप जवाब देने लगे। प्रयोग हमेशा उसी तरह शुरू होता था। सबसे पहले तो कुछ आसान टेस्ट होते जिनमें हर व्यक्ति सही लाइन के बारे में एकमत होता था। कुछ चक्रों के बाद प्रतिभागियों को एक ऐसा टेस्ट दिया जाता था जो पिछले वालों जितना ही स्पष्ट था, लेकिन इसमें कमरे में मौजूद अभिनेता जानबूझकर गलत जवाब चुनते थे। मिसाल के तौर पर चित्र 10 में दिखाई गई तुलना में वे ए को चुनते थे। हर व्यक्ति सहमत हो जाता था कि ये दोनों लाइनें समान थीं, हालांकि वे स्पष्ट रूप से भिन्न थीं। प्रतिभागी इस नाटक के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह तुरंत चकरा जाता था। उनकी आंखें फैल जाती थीं। वह घबराहट में सूखी हंसी हंसता था। वह बाकी प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया की दोबारा जांच करता था। जब एक के बाद दूसरा व्यक्ति वही गलत प्रतिक्रिया करता था तो उसकी घबराहट बढ़ जाती थी। जल्दी ही प्रतिभागी को अपना आंखों पर शक होने लगता था। अंततः वह अभिनेताओं को जवाब को ही दोहरा देता था, हालांकि वह दिल में जानता था कि वह गलत जवाब है। एस्क ने यह प्रयोग कई बार और अलग अलग तरीकों से किया। उन्होंने पाया कि जब अभिनेताओं की संख्या बढ़ा दी जाती थी तो प्रतिभागी की अनुरूपता भी बढ़ जाती थी। अगर प्रतिभागी के साथ एक ही अभिनेता होता था तो उसके विकल्प चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे में वह यह मान लेता था कि वह एक डमी के साथ कमरे में था। जब कमरे में प्रतिभागी के साथ 2 अभिनेता होते थे तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ता था, लेकिन जब अभिनेताओं की संख्या 3, 4 और फिर 8 तक पहुंच जाती है तो प्रतिभागी के खुद पर शंका करने की ज़्यादा संभावना होती थी। प्रयोग के अंत में लगभग 75% प्रतिभागी समूह के जवाब के साथ सहमत हो गए, हालांकि समूह का जवाब साफ गलत दिख रहा था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं कि कैसे काम करें तो हम मार्गदर्शन के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने परिवेश की स्कैनिंग करते और पूछते रहते हर व्यक्ति क्या करता है। हम अमेज़न या येल्प या ट्रिप एडवाइज़र के रिव्यूज़ देखते हैं, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ खरीदारी, खान पान और यात्रा की आदतों की नकल करना चाहते हैं। यह आमतौर पर काफ़ी चतुर रणनीति होती है क्योंकि संख्याओं में प्रमाण होता है, लेकिन एक नुकसान हो सकता है। कुनबे का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के मनचाहे व्यवहार पर भारी पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब मूंगफली तोड़ने का प्रभावी तरीका जानने वाले समूह का एक चिंपांजी दूसरे समूह में पहुंचा जो कम प्रभावी तरीके से यह काम करता था, तो बाकी चिंपांजियों के साथ घुलने मिलने के लिए वह मूंगफली तोड़ने के श्रेष्ठ तरीके का इस्तेमाल नहीं करता था। इंसान भी इसी तरह व्यवहार करते हैं। समूह की मान्यताओं का अनुसरण करने का ज़बरदस्त आंतरिक दबाव होता है।
स्वीकार किए जाने का पुरस्कार अक्सर बहस में जितने स्मार्ट दिखने या सच्चाई का पता लगाने के पुरस्कार से ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादातर मामलों में हम अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना पसंद करेंगे। मानव मन जानता है कि दूसरे के साथ कैसे घुलना मिलना है। यह दूसरे के साथ घुलना मिलना चाहता है। यह हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। आप इसे लांघ सकते हैं। आप या तो समूह को नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर यह प्रभाव छोड़ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। संस्कृति के खिलाफ जाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। जब आदतें बदलने का मतलब कुनबे को चुनौती देना हो, तो परिवर्तन अनाकर्षक होता है। जब आदतें बदलने का मतलब कुनबे में फिट होना हो, तो परिवर्तन बहुत आकर्षक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे। अभी तीसरा जो पॉइंट है, शक्ति संपन्न लोगों का अनुकरण करना, यह हम कल देखेंगे दोस्तों। तो गुड बाय, फिर मिलेंगे।